गरीब ने की बरसात में सोने की मिर्ची की खेती। हिमेश अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ रहता था। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी किया करता था। माँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो खाने तो दे दो ना। अरे बेटा, मैंने तुम्हारे बाबा को बोला है, वो बस कुछ खाने को लेके आते ही होंगे। काफी देर इंतजार करने के बाद हिमेश अपने परिवार के लिए खाना लेकर आया। आज आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मोहिनी, वो आज का काम जरा ज्यादा था। मुन्नी इंतजार करते करते भूखी ही सो गई। अरे ऐसे आखिर कब तक चलेगा? कब तक हम ये पैसे की किल्लत से भरे दिन देखेंगे? हिमेश जी, ये हमारे घर के आगे पड़ी हुई जमीन को आप बेच क्यों नहीं देते हो? इससे मिले हुए पैसों से आप कोई नया काम कर लेते। बस चुप करो तुम मोहिनी, तुम्हें हमेशा ये जमीन ही क्यों खटकती रहती है? ये मेरे दोस्त की आखिरी निशानी है। वो तो इस दुनिया से चला गया और इस जमीन का बोझ आपकी सर छोड़ गया। जबान संभाल कर मोहिनी, वो मेरा दोस्त था। हिमेश ने गुस्से में चिल्लाकर ये बात कही, जिसकी वजह से मुन्नी की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गई। आप दोनों लड़ रहे हो? अरे नहीं मुन्नी बेटा, हम लोग तो बस कुछ बात कर रहे थे। अब तुम उठ ही गई हो तो चलो खाना खा लो। मोहिनी मुन्नी को खाना खिलाने लगती है। इस तरह उनके बीच का झगड़ा उस वक्त तो शांत हो गया था, लेकिन रोज ही मोहिनी उस जमीन को लेकर हिमेश से बहस करती ही रहती थी। देखिए, इस जमीन को आप खुद ही बेचिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं इस जमीन को बेच दूंगी। ऐसा करने की सोचना भी मत मोहिनी। तुम चाहती हो कि मैं इस जमीन का कुछ करूं? और नहीं तो क्या। अच्छा तो ठीक है, कल से मैं इस जमीन पर खेती करूंगा। आपका दिमाग तो सही है। अरे इस जमीन पर खेती के चक्कर में रहे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। इस बंजर जमीन में अब उपजाऊपन कहाँ होगा? मैं नहीं जानता, तुम ही तो कहती हो कि मैं इस जमीन का कुछ करूं, तो फिर ठीक है, मैं इस जमीन पर अब खेती ही करूंगा। लेकिन इसे बेचने में क्या? मैं इस जमीन को हरगिज नहीं बेचूंगा, फिर चाहे इसे बचाने के लिए मुझे मेरा सब कुछ बेचना पड़ जाए। मोहिनी हिमेश की जिद से परेशान थी। वैसे गलती तो हिमेश की भी नहीं थी, वो तो बस अपनी दोस्ती निभा रहा था। हिमेश गुस्से में बाहर आ गया और सालों से ऐसे ही पड़ी हुई जमीन को साफ करने लगा। मोहिनी उसकी मेहनत करते हुए उसे देख रही थी। सुनिए जी, आप इसे साफ करते हुए पूरा दिन हो गया है, कुछ खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है, ले जाओ इसे। हिमेश मोहिनी से नाराज था। उसने सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाया और ना ही पिया, और उसे जमीन को साफ करते करते सुबह से रात हो गई। अब बाकी का काम कल कर लीजिएगा, रात हो रही है, आखिर कुछ खा लीजिए। मुझे परेशान मत करो। ये कैसी जिद है? ऐसी भी क्या नाराजगी कि पूरा दिन कुछ खाया ही नहीं? मैं तो आपको मना मना कर थक गई हूँ। अब आगे आपकी मर्जी, आपको अंदर आना हो आइए, वरना मैं तो सोने जा रही हूँ। खाना वहीं किचन में रखा हुआ है, जब मन हो खा लेना। मोहिनी अंदर जाकर सोने को लेट गई, लेकिन उसे हिमेश की चिंता हो रही थी, इसीलिए उसे नींद नहीं आई। हिमेश बाहर अपनी जमीन पर ही सो गया। सोते हुए हिमेश को एक सपना दिखाई दिया, जिसमें उसका दोस्त उसके पास आया। मेरे भाई, मेरे यार, तू? हिमेश के दोस्त ने उसके हाथ में कुछ बीज दे दिए। हाँ हिमेश भाई, यहाँ तुझे कुछ देने आया हूँ। मैं तेरी ईमानदारी और दोस्ती से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तूने मेरी आखिरी निशानी को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तूने बहुत परेशानी वाले दिन भी देखे हैं, लेकिन ऐसे में भी तूने मेरी जमीन पर कभी लालच वाली निगाह नहीं डाली। अगर मेरी खुद की कोई औलाद होती और मैं उसके हवाले जमीन को करके आता, तो शायद वो भी इसके इतने अच्छे से ख्याल नहीं रखता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मेरे यार, और इसीलिए मैं तुझे एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये कैसे बीज हैं? ये जादुई बीज हैं। इन बीजों को तू अपने खेत में बो देना और फिर कमाल देखना। तूने मेरी जमीन का इतना ख्याल रखा, तो बस ये उसी के लिए एक छोटा सा तोहफा है। ऐसे बोलकर हिमेश का दोस्त गायब हो गया। हिमेश की उसके गायब होते ही आंख खुल गई, और जब उसने अपने हाथ को देखा तो उसके अंदर सचमुच बीज थी। ये सपना था या हकीकत? जो भी हो। हिमेश ने बिना एक भी मिनट गवाए उन बीजों को अपने खेत में बो दिया और अपने घर से पानी ले जाकर खेत में डालने लगा। ये सब कुछ देखकर मोहिनी उठ खड़ी हुई। ये आप क्या कर रहे हो? हिमेश अपनी सारी नाराजगी भूल गया और खुशी से मोहिनी को उसने पूरी बात बता दी। क्या आप सच बोल रहे हो? वो बीज जो आपने बोए हैं वो जादुई हैं और हमारे बहुत फायदे के भी हैं। हाँ हाँ मोहिनी, अब जल्दी से तुम मेरे साथ पूरे खेत में पानी डलवा दो। दोनों पति पत्नी ने अपनी बंजर सी जमीन को एक आस के साथ पानी दे दिया। अब बस सुबह का इंतजार है। चलो मोहिनी, सोने चलते हैं। मोहिनी और हिमेश दोनों घर के अंदर चले गए और जाकर सो गए।
सुबह को जब मोहिनी की आंख खुली और वो खेत में गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हिमेशी, हिमेशी, हमारे खेत में जल्दी जल्दी से यहाँ आइए हिमेशी। मोहिनी की चिल्लाने की आवाजें सुनकर हिमेश घबरा कर खेत की तरफ भागता हुआ आया। क्या हुआ? हिमेश ने जैसे ही अपने खेत को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। उसके खेत में एक ही रात में बहुत ही सारी मिर्ची लग गई थी, लेकिन वो कोई साधारण हरी मिर्च नहीं बल्कि सोने की मिर्च थी। क्या ये सारा सोना है या फिर मेरी आंखों का वहम? नहीं मोहिनी, ये सब सोना ही है। जरा इसकी चमक देखो। मेरे दोस्त ने कहा था कि ये जादुई बीज है, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया था कि ये किस तरह के जादुई बीज है। मुझे माफ कर देना जी। जिस जमीन को मैं हमेशा बेचने की बातें करती थी वो हमारे लिए इतनी फायदे की हो सकती है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। अब एक बार बाजार जाकर इस मिर्ची की जांच करवा आइए। हिमेश ने थोड़ी सी मिर्ची को तोड़कर सुनार को दिखाया। वो मिर्ची बिल्कुल शुद्ध सोने से बनी हुई थी। फिर क्या था, हिमेश ने अपनी बीवी को ये सारी बात बताई। इससे पहले कि हमारे खेत को किसी की नजर लग जाए, हमें अपनी सारी मिर्ची को तोड़ लेना चाहिए। दोनों पति पत्नी ने मिलकर खेत की सारी मिर्चें तोड़ ली और हिमेश उसे बाजार जाकर बेच आया। मिर्ची बेचने से जो पैसे मिले उससे हिमेश ने एक नई जमीन को खरीदकर उस पर भी खेती करना शुरू कर दिया और साथ ही वो दोनों पति पत्नी अपनी सोने की मिर्ची के खेत की देखभाल भी करते थे। वो खेत उन्हें हमेशा सोने की मिर्ची देता था और अब हिमेश के दिन बदल चुके थे। वो अपनी अमीरी से लोगों की मदद भी करता था, अपने परिवार का भी ख्याल रखता और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। गायत्री के चेहरे पर एक बड़ी विडंबना छाई हुई थी और वह लड़के वालों के सामने बैठी अपनी बेटी किरण को डबडबाई आंखों से देखते हुए कहती है, कहीं हर बार की तरह इस बार भी रिश्ते वाले मेरी बच्ची को उसके काले रंग के लिए ठुकरा कर ना चले जाएं। माँ, मुझे किरण पसंद है। बहन जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। मेरे अनुज को किरण पसंद है और जैसी बहू मुझे चाहिए किरण बिल्कुल वैसी है, जो बड़ों का आदर करे और अपने गुणों और संस्कारों से मेरे घर को संवार कर रखे। आप तो बस जल्दी से शादी की तैयारी कीजिए। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। गायत्री आंसुओं से भरकर अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मुबारक हो मेरी बच्ची, भगवान ने इस गरीब बेबस माँ की सुन ली। अब मेरी बेटी के हाथों में मेहंदी लगेगी और मेरी बच्ची दुल्हन बनेगी और ये माँ अपनी बेटी की शादी में ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाएगी जो तुझे अप्सरा के जैसे सजाएगी। माँ, जब आपकी बेटी ने ब्यूटी पार्लर सीख रखा है तो फिर फिजूल खर्च की क्या जरूरत, मैं अपना मेकअप खुद कर लूंगी। कुछ दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और किरण खुद से अपनी शादी का बहुत ही सुंदर मेकअप करती है और प्रेमा के दोनों बेटे प्रतीक और अनुज की शादी किरण और पल्लवी से हो जाती है और प्रेमा अपनी दोनों काली गोरी बहुओं का गृह प्रवेश कराती है। एक मिनट मम्मी जी, प्रतीक इस घर के बड़े बेटे हैं और उनकी पत्नी होने के नाते मैं इस घर की बड़ी बहू हुई, तो सबसे पहले मेरा गृह प्रवेश कीजिए, फिर मेरी काली देवरानी का। पल्लवी बहू, ये तू किस तरह से बात कर रही है? किरण तेरी देवरानी है। किसी के रंग रूप का मजाक बनाना या उसकी बेइज्जती करना ठीक बात नहीं। जाने दीजिए मम्मी जी, आप पहले जेठानी जी का गृह प्रवेश करा दीजिए। प्रेमा अपनी गोरी बहू का गृह प्रवेश कराती है, जिसमें पल्लवी गुस्से और घमंड से कलश को जोर से लात मारकर कमरे में चली जाती है। अगले दिन किरण सारा काम कर लेती है, तभी प्रेमा कहती है, किरण बहू, पल्लवी बहू, आज तुम दोनों का ससुराल में पहला दिन है। मैंने इस लिस्ट में सब लिख दिया है जो तुम दोनों को बनाना है। ओह गॉड, अब क्या करूं? मुझे तो मेकअप करने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। हाँ, आई एम सॉरी मम्मी जी, बट इतना सारा खाना मुझसे नहीं बनेगा। मैं सिर्फ हलवा बनाऊंगी। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप सिर्फ हलवा बना देना, बाकी का सारा खाना मैं बना दूंगी। फिर दोनों काली गोरी बहुएं किचन में जाकर खाना बनाने लगती हैं। तभी पल्लवी फोन चलाते हुए हलवा बनाती है, जिस कारण कढ़ाई से उसका हाथ जल जाता है। आउच, मेरा हाथ। जेठानी जी, आप ठीक तो हैं? छोड़ मुझे काली कलूटन कहीं। तू ही है मनहूस, तेरे काले चेहरे के साथ साथ तेरी नजर भी काली है, इसलिए मेरा हाथ जल गया। पल्लवी गुस्से में अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी, मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। पल्लवी बहू, तुझे इस घर में बहू बनकर आए एक दिन भी नहीं हुआ और तू इस घर का बंटवारा मांग रही है?
हाँ मम्मी जी, क्योंकि मैं आपकी काली कलूटी बहू के साथ नहीं रह सकती। या तो मुझे बंटवारा चाहिए या फिर मैं इस घर को छोड़कर अपनी डैडी के घर चली जाऊंगी और प्रतीक भी मेरे साथ जाएगा। अपनी गोरी घमंडी बहू को घर छोड़कर जाने की बात के बाद प्रेमा बंटवारा कर देती है, जिसमें पल्लवी के हिस्से में घर का आलीशान हिस्सा आता है और काली बहू के हक में कच्ची बंजर जमीन, जहाँ एक पुराना सा कमरा बना होता है और उसकी छत और दीवार जगह जगह से टूटी होती है। चलिए माँ जी, चलिए अनुज जी। एक तरफ पल्लवी अपने आलीशान घर में ठाट बाट से रहती है, वहीं बेचारी काली बहू को दिन रात गरीबी में दिन गुजारना पड़ता है। ऐसे में अनुज की नौकरी भी छूट जाती है। माँ जी, शादी के पहले मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था और घर का काम खत्म करने के बाद मैं सारा दिन खाली बैठकर करती ही क्या हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूँ। इससे मेरा दिन भी कट जाएगा और 2 पैसे आएंगे, उससे घर भी चल जाएगा। ठीक है किरण बहू, तू ब्यूटी पार्लर खोल ले, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। फिर किरण अपना दिमाग और जुगाड़ लगाकर उस घर के आधे हिस्से में पर्दा डालकर वहाँ ब्यूटी पार्लर शुरू करती है और घर के बाहर किरण ब्यूटी पार्लर नाम से बोर्ड टांग देती है। और अब औरतें किरण के ब्यूटी पार्लर में आना शुरू कर देती हैं और मीता और परी नाम की 2 अमीर लड़कियां किरण के ब्यूटी पार्लर में पहली कस्टमर बनकर आती हैं। आइए मैडम, किरण ब्यूटी पार्लर में आप दोनों का स्वागत है। कहिए आपको क्या कराना है, ब्लीच, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग या और कुछ? वैसे इस पार्लर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपने ये ब्यूटी पार्लर नया खोला है, फिर कोई ना कोई पैकेज भी होगा। बिल्कुल मैडम, आज मेरी ब्यूटी पार्लर का पहला दिन है, इसलिए थ्रेडिंग से लेकर मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, मसाज, वैक्स का पूरा पैकेज ओनली ऑन 1500 रुपए में है। फिर मीता और परी किरण से पैकेज लेती हैं और किरण अच्छी तरह से अपना काम करती है, जो कि उन्हें बहुत पसंद आता है। वाह, आपके ब्यूटी पार्लर की सर्विस तो बहुत ही अच्छी है और बाकी ब्यूटी पार्लर के मुकाबले पैसे भी कम है, इसलिए अब से हम आपके पास ही आएंगे। किरण के मीठे बोलचाल और अच्छी सर्विस के कारण जो भी उसके ब्यूटी पार्लर में एक बार आता वो उसका परमानेंट कस्टमर बन जाता, जिससे अब किरण के ब्यूटी पार्लर में सारा दिन कस्टमर की भीड़ भरी रहती है। ये देखकर पल्लवी कहती है, मेरी एक काली देवरानी अपने ब्यूटी पार्लर से अच्छे नोट छाप रही है, क्यों ना मैं भी एक ब्यूटी पार्लर खोल लूं, फिर मैं भी अपने ब्यूटी पार्लर से अच्छे पैसे कमाऊंगी, वो भी अपनी काली देवरानी के कस्टमर छीनकर। पैसों के लालच में आकर पल्लवी एक टेम्पररी पार्लर बनवा लेती है। साथ ही किरण के पार्लर में जाने वाले कस्टमर को उसके खिलाफ भड़काने लगती है, जिससे अब कोई भी किरण के ब्यूटी पार्लर में ना जाकर पल्लवी के ब्यूटी पार्लर में आने लगता है। मगर अब मॉनसून का महीना शुरू होने के साथ हर रोज बहुत बारिश शुरू होती है, जिससे बारिश के कारण पल्लवी के ब्यूटी पार्लर का फर्श कीचड़ कीचड़ हो जाता है, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर वह पार्लर में आने वाले लोगों पर चिल्ला पड़ती है। ओह गॉड, आज तो बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। पल्लवी जी प्लीज तौलिया पास करेंगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम पूरी तरह से बारिश में गीली हो चुकी हो, मुझे अपना तौलिया गंदा नहीं करना। और ये क्या किया तुमने, पूरे ब्यूटी पार्लर की जमीन पर कीचड़ कीचड़ कर दिया। इस वक्त तुम्हें मेकअप की नहीं, नहाने की ज्यादा जरूरत है, सो प्लीज अब मेरे ब्यूटी पार्लर को और ज्यादा गंदा मत करो, जस्ट गेट आउट। अहाना को वहाँ से भगाने के बाद पल्लवी चेयर पर बैठी मिसेस डिसूजा, जो कि बहुत ही अमीर होती हैं, उसका मेकअप करने लगती है। तभी अचानक पार्लर के छत की सीलन का एक टुकड़ा मिसेस डिसूजा के चेहरे पर गिर जाता है। उस वक्त पल्लवी उसे लाइनर लगा रही होती है, जो कि बिगड़ जाता है। ओह गॉड मिसेस डिसूजा, आप ध्यान से नहीं बैठ सकती, किसने कहा था आंखें हिलाने को, सारा लाइनर मस्कारा फेल गया। कितनी मेहनत से मैंने ये मेकअप किया था, अब मैं ना तो दोबारा मेकअप करूंगी ना टचअप, आप मुझे मेरे मेकअप के पैसे दे दीजिए। पल्लवी, हाउ कुड यू टॉक टू मी लाइक दिस, इट्स ऑल ऑफ माय मिस्टेक, मुझे तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में आना ही नहीं चाहिए था। मिसेस डिसूजा पल्लवी को फटकार कर चली जाती है। अब कोई भी पल्लवी के ब्यूटी पार्लर में ना जाकर पहले की तरह किरण के ब्यूटी पार्लर में बारिश में भी आते हैं। अरे आप तो भीग गई हैं, कोई बात नहीं, सामने तौलिया है, आप खुद को पोंछ लीजिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। किरण अपने पार्लर में आने वाले कस्टमरों को अपने जैसा ख्याल रखती, वहीं पल्लवी किरण के ब्यूटी पार्लर को इतना ज्यादा चलता देखकर खूब चिढ़ती। मगर एक दिन बहुत ही तेज तूफान के साथ जोरों से बारिश होती है, जिस कारण पल्लवी के पार्लर की छत का आधा हिस्सा टूटकर पल्लवी के पैर पर गिर जाता है, जिससे वह दर्द के मारे चीख पड़ती है। आह माँ, मेरा पैर, बचाओ बचाओ कोई। ये आवाज तो जेठानी जी की है। किरण सब कुछ छोड़कर भागती हुई पल्लवी के पार्लर में आती है, जहां वह पल्लवी को फंसा हुआ देखती है, साथ ही छत के आधे हिस्से को भी, जो किसी भी वक्त गिरने वाला होता है। हे भगवान,
ये छत का बच्चा सिरा गिरने ही वाला है, भगवान मेरी मदद करना। किरण अपनी जान दांव पर लगाकर बिना परवाह किए पल्लवी को बचा लेती है, मगर उसमें वो खुद भी जख्मी हो जाती है। ये सब देखकर पल्लवी अपने किए पर पछताती हुई कहती है, किरण मुझे माफ कर दो, मैं आज तक हमेशा तुम्हारी बेइज्जती करती रही और तो और तुम्हें आगे बढ़ता देखकर जलती रही, इसलिए तुम्हारी देखा देखी करके ब्यूटी पार्लर खोला, मगर मेरे घमंडी पने के कारण मैं हार गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो। आखिर में किरण पल्लवी को माफ कर देती है, जिसके बाद पल्लवी बंटवारे की खींची लकीर मिटा देती है और फिर पल्लवी और किरण एक साथ मिलकर एक ही ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, जो कि अब पहले से भी ज्यादा चलता है।